नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेताओं के साथ ही अन्य खिलाड़ियों से मुलाकात कर नाश्ते पर चर्चा की। इस दौरान पीएम ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को उनका पसंदीदा चूरमा खिलाया। वहीं टोक्यो में ब्रांज मेडल जीतने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को आइसक्रीम पार्टी दी है। दरअसल ओलंपिक के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की स्टार शटलर सिंधु से वादा किया था कि मेडल के साथ वापस लौटने पर आइसक्रीम खिलाएंगे। आपको बता दें कि सिंधु ओलंपिक इतिहास में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। इतना ही नहीं, इस मौके पर दशकों बाद हॉकी में ओलंपिक मेडल जीतने वाले भारतीय पुरुष टीम ने प्रधानमंत्री को ऑटोग्राफ की गई हॉकी स्टिक भी गिफ्ट की है। इससे पहले विश्व पटल पर भारत का झंडा बुलंद करने वाले इन सभी खिलाड़ियों को 15 अगस्त को 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था, जहां पीएम ने लाल किले की प्राचीर से खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की थी। तो वैश्विक पटल पर भारत का झंडा बुलंद करने वाले इन जाबाजों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। पीएम आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में इन खिलाड़ियों से पीएम ने खुलकर बातचीत की और उनकी जमकर हौसला अफजाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सदैव अटल समाधि स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि देने वालों में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी शामिल रहे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता भी स्मारक पहुंचे थे। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया। सीएम शौर्य स्मारक पहुंचे और उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम ने कहा कि ग्वालियर में अटल जी की याद में बहुत बड़ा स्मारक पार्क बनाने की घोषणा की गई है। उन्होंने अटल जी को याद करते हुए कहा कि अटल जी के बाद विदिशा से मैंने चुनाव लड़ा था, जिसके बाद अटल जी ने मेरा नाम विदिशापति रख दिया था। वैसे तो उनके लिए कोई भी स्मारक छोटा है, लेकिन कल स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में मैंने अपने संकल्प को व्यक्त किया है कि ग्वालियर में जहां हम खेले, पढ़े, बढ़े, उनकी स्मृति में बहुत विशाल और भव्य स्मारक का निर्माण किया जाएगा, ताकि उनकी स्मृतियां, उनके कृतित्व, उनके काम, उनका व्यक्तित्व हमें प्रेरणा दे सके और आने वाली पीढ़ियां भी जान सके अटल जी के बारे में और उनके जीवन से कुछ ग्रहण करके अपने जीवन को यशस्वी बना सके। बहुत जल्दी मैं यही कह रहा हूं कि जगह का चयन जल्दी ग्वालियर में हम लोग कर लें। पहाड़ी में पहले देख के आया था, तो जल्दी एक टीम जाके जी वहाँ जगह देख ले और जगह फाइनल करके हम लोग स्मारक का काम जल्दी प्रारंभ। अभी आपने देखा कि श्रद्धेय अटल जी की स्मृति में एक भव्य स्मारक ग्वालियर के अंदर निर्माण होगा। इसकी घोषणा कल 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी। आज भी उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है। हम लोग जल्दी ही ग्वालियर के अंदर उस स्मारक की तैयारी का काम प्रारंभ करेंगे। वहीं सीएम शिवराज कल ग्वालियर चंबल का दौरा करने वाले हैं। ग्वालियर में 92.8% अंक प्राप्त करने वाली विनिशा पाठक को कोविड-19 बाल सेवा योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए की राशि भेंट की है। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी उपस्थित रहे। महिला एवं बाल विकास विभाग ने विनिशा पाठक, उनके छोटे भाई को मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के अंतर्गत 5,500 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन भी मंजूर कर दी है।
विनीशा पाठक को मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना के तहत 4,50,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। विनीशा की पूरी पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। अब बात आशीर्वाद यात्रा की कर लेते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब बीजेपी आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है। मध्य प्रदेश में निकाली जाने वाली इस आशीर्वाद यात्रा में 3 केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। इस दौरान बीजेपी सभी धार्मिक स्थानों पर धर्म गुरुओं का आशीर्वाद लेगी, जबकि बीजेपी के नेता शहीदों के घर भी जाएंगे और उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। मध्य प्रदेश समेत 22 राज्यों में 39 जन आशीर्वाद यात्रा में 39 मंत्रियों को नेतृत्व दिया गया है, जिसमें समाज के सभी वर्ग हिस्सा लेंगे। इस यात्रा में एक मंत्री को अपना जिला छोड़कर 4 जिले और अपना लोकसभा क्षेत्र छोड़कर 3 लोकसभा क्षेत्र कवर करने के निर्देश हैं। मध्य प्रदेश में भी इस यात्रा की आज से शुरुआत हो रही है, जिसमें एसपीएस बघेल शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि इस यात्रा की शुरुआत केंद्रीय विधि राज्य मंत्री दतिया में पहुंचकर मां पीतांबरा के दर्शन करने के साथ करने वाले हैं। इस दौरान जब वे दतिया पहुंचे तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उनकी अगवानी की। आपको बता दें, इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया और मंत्री वीरेंद्र खटीक भी यात्रा पर रवाना होने वाले हैं। खास बात यह है कि ग्वालियर चंबल में मोदी सरकार के मंत्री एसपीएस बघेल आशीर्वाद यात्रा निकाल रखे हैं। कल यानी 17 तारीख से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 दिनों तक प्रदेश के मालवांचल में यात्रा करेंगे। इस दौरान वह शहीदों के घर भी जाएंगे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात भी करेंगे। सिंधिया की इस आशीर्वाद यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। दोनों नेताओं की खरगोन में भी यात्रा होगी। वहीं 19 तारीख से केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक महाकौशल में यात्रा निकालेंगे, जिनके साथ बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल होंगे। दोनों नेता महाकौशल क्षेत्र में शहीदों के घर जाएंगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। हमारे कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश के अंदर माननीय वीरेंद्र कुमार जी और माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी दोनों की जन आशीर्वाद यात्रा, जो देश के अंदर हमारे जो नए मंत्रिमंडल के सदस्य बने हैं, जिसमें भारत के इतिहास में पहली बार 27 मंत्री 27 मंत्री ओबीसी वर्ग के बने हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के मंत्री बड़ी संख्या में बने हैं। 11 महिलाएं मिनिस्टर बनी हैं। माननीय मोदी जी के इस मंत्रिमंडल ने इतिहास बनाया है भारत के अंदर। उनकी जन आशीर्वाद यात्रा में माननीय वीरेंद्र कुमार जी की और माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की तैयारी हमारे कार्यकर्ताओं ने। बीजेपी आज से उपचुनाव के रण का आगाज करने जा रही है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा आज उज्जैन महाकाल के दर्शन कर अभियान का आगाज करेंगे। वीडी शर्मा महाकाल का आशीर्वाद लेकर बैठक के लिए रवाना होंगे। जोबट, बुरहानपुर, खंडवा में बैठक कर रणनीति पर मंथन किया जाएगा। क्योंकि मछली जब पानी के अंदर नहीं रहती है तो वो जिस प्रकार से तड़पती है, तो कांग्रेस सत्ता में न रहने पर हमेशा तड़पती रहती है। कमलनाथ जी को तो फोबिया हो गया, क्या वो मध्य प्रदेश को संबोधित करने लग गए। अरे आपको क्या नैतिक अधिकार है जी मध्य प्रदेश की जनता को आप संबोधित करने के? जिस जनता ने आपने जिसके साथ छल और कपट किया था, उस जनता ने आपको उखाड़ के फेंक दिया। 28 विधानसभाओं के उपचुनाव में आईना दिखा दिया था। आप मध्य प्रदेश को संबोधित करने के लिए आपको किसने अधिकार दिया? तो ये कांग्रेस के नेताओं को, चाहे वो कमलनाथ जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, इनको फोबिया हो गया है। कांग्रेस केवल और केवल न्यूसेंस का पॉलिटिक्स, भारत के अंदर झूठ और छल कपट का पॉलिटिक्स, भारत के अंदर जो अंग्रेजों की फूट डालो राज्य करो की नीति थी, तो इनका देश वही है। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामले पर सरकार नजर बनाए हुई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के टेस्ट में कोई कमी नहीं की गई है। रोज 75,000 सैंपल की जांच हो रही है। प्रतिदिन 30 लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाई जा रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि तीसरी लहर को रोकने के लिए एक बार फिर वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जाएगा।
बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर कांग्रेस के सवाल उठाने पर भी मंत्री सारंग ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिखता। हम पूरी मुस्तैदी के साथ हर परिस्थिति पर दृष्टि रखे हैं। मध्य प्रदेश में इसीलिए कोरोना के टेस्ट में कोई कमी नहीं की गई है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि लगभग 70,000 से 75,000 टेस्ट हम लगभग रोज कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोरोना के जो भी पॉजिटिव केस हैं उनको जल्द से जल्द आइडेंटिफाई किया जाए। और उसके साथ ही हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी अब लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। लगभग 30 लोगों की, एक पॉजिटिव से जुड़े हुए 30 लोगों की हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। और इन सब के पीछे का मंतव्य यही है कि हम ये सुनिश्चित करें कि संक्रमण ना फैले। वैक्सीनेशन, जो कि कोरोना संक्रमण को रोकने का सबसे धारदार हथियार है, वो भी बहुत तेजी से चल रहा है। और हम इस महीने के आखिरी सप्ताह में 2 दिन का वैक्सीनेशन का महाअभियान फिर से करने वाले हैं। और ये सुनिश्चित करना हम सबकी जिम्मेदारी है कि तीसरी वेव ना आए। कार्यक्रमों में कभी भी सार्थकता नहीं दिखेगी, क्योंकि वो तो नकारात्मकता की बात करते हैं। उनके नेता मंत्री बनने के बाद एसी कमरों में बैठते हैं, हमारे नेता मंत्री बनने के बाद जनता का आशीर्वाद लेने जाते हैं। ये अंतर है। ये सही मायने में जो बेसिक भारतीय जनता पार्टी का विचार और कांग्रेस के विचार का जो अंतर है, वो इस कार्यक्रम के माध्यम से परिलक्षित होता है। कांग्रेस के नेता ऐशो आराम के लिए राजनीति करते हैं। हमारे नेता मंत्री बनने के बाद जनता के बीच जाकर जनता के सरकार के कार्यक्रम बता के जनता को उससे जोड़ने का काम करते हैं। कांग्रेस के नेता मंत्री बनने के बाद केवल हवाई जहाजों में घूमते हैं। हमारे नेता सड़क पर जाकर जनता के घर घर जाकर जनता का आशीर्वाद लेकर उन्हें विकास और कल्याण की राजनीति से जोड़ने का काम करते हैं। तो अब कांग्रेस ऐसे कार्यक्रमों की तारीफ क्यों करेगी? क्योंकि ये तो कांग्रेस के मूल जो पद्धति है उसके खिलाफ है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर ग्वालियर से, जहां नगर निगम के आउटसोर्सिंग और विनियमित कर्मचारियों ने आज से काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। नगर निगम में करीब 6,500 से ज्यादा विनियमित और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी तैनात हैं। लंबे समय से ये सरकार और नगर निगम से अपनी मांगों को लेकर पत्र और सांकेतिक हड़ताल कर रहे थे। मांगे पूरी नहीं होने पर आज से हड़ताल उन्होंने शुरू कर दी है। आंदोलनकारियों की 2 प्रमुख मांगे हैं। पहली है कि विनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाए और दूसरी है कि आउटसोर्सिंग से भर्ती किए गए कर्मचारियों को संविदा कर्मचारी के रूप में नियुक्ति दी जाए। सभी कर्मचारियों को बीमा और अन्य जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस हड़ताल से नगर निगम की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या इस हड़ताल को लेकर अब कोई मेल मुलाकात या बातचीत का दौर शुरू हुआ? बिल्कुल, देखिए लंबे समय से ये हड़ताल कर रहे थे कर्मचारी और आज से इन्होंने पूरी तरह से काम बंद हड़ताल शुरू कर दी। यही वजह है कि नगर निगम के जो आला अधिकारी है, नगर निगम आयुक्त सहित तमाम जो अधिकारी है, उन्होंने यहाँ आकर कर्मचारियों से मुलाकात की है और इन्हें आश्वस्त किया है कि उनकी मांगों के सिलसिले में राज्य सरकार से बात करेंगे। लेकिन इन हड़ताली कर्मचारियों ने आज से काम बंद कर दिया है, जिसके चलते शहर की सफाई व्यवस्था, इसके अलावा नल जल और वाटर टैंक सहित अन्य इलाकों में जो लोग कर्मचारी तैनात रहते थे वो कर्मचारी काम बंद कर हड़ताल कर रहे हैं। तो सफाई के साथ ही नल जल व्यवस्था सहित तमाम अन्य व्यवस्था नगर निगम की प्रभावित हो रही है और इनका यही कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ठोस आश्वासन या इसमें पहल नहीं नजर आएगी, तब तक वो हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है आला अधिकारी इनकी हड़ताल को लेकर सरकार से भी बात करेंगे और
प्रयास किया जाए कि जल्द हड़ताल को खत्म कराया जाए, क्योंकि इनकी मांग है कि विनियमित कर्मचारियों को नियमित की जाए। दूसरा, जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी है उनको संविदा नियुक्ति दी जाए। तो इन मांगों को लेकर ही हड़ताल कर रहे हैं। तो आगे लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि इनकी हड़ताल किसी तरह से खत्म हो। अधिकारी यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। बिल्कुल चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि अधिकारी पहुंच चुकी है और अब कोशिश की जा रही है कि इनकी इस हड़ताल को जल्द से जल्द खत्म कराया जाए। सुलह कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जल्द होती हुई नजर आ सकती है। आगे बढ़ते हैं। सतना में स्वास्थ्य सुविधाओं और व्यवस्थाओं की घोर कमी देखने को मिल रही है। दरअसल यहां एक आदिवासी परिवार के घर खुशियां दस्तक देने वाली थी कि परिवार ने बहू को प्रसव पीड़ा होने पर जननी एक्सप्रेस को कॉल किया, लेकिन मजबूरी यह थी कि सड़क दलदल होने की वजह से जननी एक्सप्रेस गांव से 1 किलोमीटर दूर तक ही पहुंच पाई। आखिरकार प्रसव पीड़ा से कराह रही महिला को पैदल ले जाया गया, जहां रास्ते में ही डिलीवरी हो गई। एम्बुलेंस को कॉल किया गया, लेकिन वो भी नहीं पहुंच पाई। आखिर में नीलम को बेटे का जन्म होने के बाद नवजात के साथ कोटर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सड़क नहीं बनने से उन्हें आए दिन इस तरह की मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। अब बात सावन सोमवार की करते हैं। सावन का महीना चल रहा है और आज सावन का आखिरी और चौथा सोमवार है। उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह 4 बजे से ही बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई है। श्रद्धालुओं की लाइन सुबह से ही मंदिर में लगी हुई है। अंतिम सोमवार होने के कारण श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भस्म आरती के बाद बाबा महाकाल का चंदन, कुमकुम, भांग, बेलपत्र आदि से श्रृंगार किया गया। भस्म आरती में पंचामृत अभिषेक पूजन के बाद 5 बजे भक्तों के लिए महाकाल के दरबार को खोला गया।